चेक लाइव है। चेक लाइव हो ना? ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो ना। Check. Let's start. Check. Let's start. I think everything is clear, so let's start with the revision. Yes, ma'am. First of all, very good morning to all of you all. तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देखकर. Very good morning to all my virtual students also. तो आज का दिन जो है वो काफी खास दिन है. अरे 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 आवाज बंद कर दीजिए. एवरीथिंग इज क्लियर ऑडियो वीडियो. ओके. आज का थोड़ा सा मैं एजेंडा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. व्हाट इज द एम फॉर टुडेज रिवीजन लेक्चर. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रिवीजन लेक्चर. तो रिवीजन लेक्चर का मतलब आप जानते हो कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार घर पे पढ़ लिया होगा. एंड वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग टुगेदर टुडे. और आज के रिवीजन में हम लोग वॉल्यूम नंबर 1A जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करने वाली है, विच कंप्राइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, अदर लॉज के 2 एक्ट्स करने वाले हैं. एक तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और दूसरा जो है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इस तरह से ना अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस विल गेट ओवर टुडे. देखो, अदर लॉज में आईओएस एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत छोटा है, सो दैट वोंट टेक मच टाइम. और बाकी चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक फिर हम कल रिवाइज करेंगे. चैप्टर नंबर 10 हर्षद सर ने ऑलरेडी आपके साथ ऑडिट के साथ रिवाइज कर लिया है. तो ऐसे करके हमारा 2 दिन में जो रिवीजन है पूरा सीए इंटर लॉ पेपर नंबर 2 का रिवीजन होने वाला है. एंड अलोंग विद दैट यू ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ इटसेल्फ. हमने अक्टूबर महीने में क्या किया है, राइटिंग प्रैक्टिस, आरटीपीज और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को सॉल्व करने का प्लान किया हुआ है. सो व्हाट आर वी आल्सो गोइंग टू डू आफ्टर द रिवीजन इज वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स along with the RTP which has been issued for your attempt especially. एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मैंने कभी क्लास में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, but I think today is the right time to share this particular thing that happened with me, with you all, because you all are in this particular stage. उस वक्त शायद से जब मैं क्लास के वक्त बताती तो आप इतनी इज्जत नहीं देते और टॉपिक्स को लाइटली लेते, बिकॉज दैट टाइम यू कुडंट फील द हीट ऑफ कॉम्पिटिशन. अभी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आने पे है, मतलब इट्स लाइक just 1 month that your examinations are going to be there. So I think you all will be able to correlate what I want to tell you, and the situation in which you all are right now is the situation which I had personally faced as a student.
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने की वो आप लोग करें, इसीलिए ये चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, सीए फाइनल में मैंने सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और ऑफिस से मैंने 5 महीनों का ब्रेक लिया था फॉर माई अटेम्प्ट। ओके, तो यूजुअली 5 मंथ्स का ब्रेक लगता ही है सीए फाइनल के सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज सिलेबस ही उतना वास्ट होता है। यू हैव 4 and 4 8 सब्जेक्ट, बट 8 सब्जेक्ट कहने के लिए होते, पढ़ने के लिए 10-11 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 महीने का मैंने सेल्फ स्टडी लीव लिया था। 2 महीने इज्जत से मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की। ओके, मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। ओके, जो भी मेरे खास दोस्त थे उनको लैंडलाइन नंबर दे दिया था और कहा था अगर आपको बात करनी है, बहुत ही अर्जेंसी है, तो आप लैंडलाइन नंबर पे बात कीजिए। तब तो ऐसे इंस्टा वगैरह था नहीं, सोशल मीडिया में वी जस्ट हैड, आई थिंक फेसबुक वाज देयर, बट ठीक इतना कुछ मैं खास कनेक्टेड नहीं थी, तो फोन बंद कर दिया था। फॉर्चुनेटली व्हाट्सएप वाज नॉट देयर। ओके, तो इतनी चैटिंग वगैरह होती नहीं थी। फोन बंद कर दिया था। आई वॉज लिटरली नॉट सोशलाइजिंग, मतलब नो फैमिली प्रोग्राम्स, नो बर्थडेज, नो नथिंग इन दीज 2 मंथ्स। इज्जत से दिन रात एक करके बस 6 से 7 घंटे सोती थी। जो भी नहाना धोना, खाना पीना, बाकी कुछ 10 मिनट का पावर नैप, उसके अलावा आई वॉज इफेक्टिवली स्टडिंग फॉर 10 to 12 आवर्स। हो सकता है 12-13 घंटे पढ़ रही होगी, बट इफेक्टिवली हर दिन 10 घंटा तो मेरा पढ़ना होता था। इफेक्टिव पढ़ाई की मैं बात कर रही हूँ, मतलब फ्रूटफुल स्टडीज। दिस आई डिड फॉर कंप्लीट 2 मंथ्स। दिन रात एक करके 2 महीने मैंने पढ़ाई की और मैंने सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रिविजन कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट रीडिंग। अब मैंने सोचा कि मैंने फर्स्ट रीडिंग 2 महीने में कंप्लीट कर दिया है, आई हैव 3 मंथ्स इन माई हैंड। अब सेकेंड रिविजन में शुरू करूं, उसके पहले व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अप सम पास्ट पेपर्स एंड आई विल सॉल्व। कि 2 महीने में मैं इतनी सैक्रिफाइसेस की है, इतना दिन रात एक किया। और उसके पहले देखो, हमारी आर्टिकलशिप होती थी, तो आर्टिकलशिप तो सुबह होता था 10 से 7 बजे तक। उसके पहले हमारी सुबह एक क्लास होती थी 6:45 to 9:45। फिर यहाँ से आप ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाओ। ऑफिस करने के बाद अगेन इवनिंग 6:45 to 9 o'clock क्लास होती थी। दिस वॉज द शेड्यूल फॉर लिटरली 2 years। एंड देन ऑफिस तो होता ही था बीच में। संडे टू संडे क्लासेस में जो भी होमवर्क मिलता था वो हम सॉल्व करते थे, एंड देन अगेन मंडे टू सैटरडे सेम रूटीन होता था। ऑफिस खत्म हुआ, 2 महीना दिन रात एक करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट रिविजन कंप्लीट कर दिया। अब मैंने सोचा सेकंड रिविजन पे जाने के पहले मैं क्या करती हूँ, चलो 2 महीना इतना मेहनत किया है तो देख तो लेती हूँ कितनी पढ़ाई मेरी हुई है। पेपर ले लिया मैंने, एक पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, पिछले ही अटेम्प्ट का पेपर ले लिया। और मैंने बोलती हूँ एकदम शिद्दत से मैं क्या करती हूँ, पूरा अकाउंट्स का पेपर पहले रिवाइज कर लेती हूँ, एक 1 डे ऐसी जो समरी नोट्स बनाए थे उसमें से, और अगले दिन 2 से 5 जैसे एग्जामिनेशन में होता है घड़ी के कांटों के हिसाब से आई विल टेक द अकाउंट्स पेपर एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो एक बार समरी जो नोट्स बनाई थी उसके हिसाब से मैंने मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लिए, और अगले दिन एकदम शिद्दत से पास्ट पेपर जो था उसका प्रिंट आउट लेके 2 बजे मैं आंसर पेपर लेके बैठ गई विद द क्वेश्चन पेपर। चालू किया मैंने आंसर पेपर लिखना शुरू किया, वो जो पेपर था। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 मिनटों के अंदर पेपर खत्म। 20 मिनट के बाद कुछ आ ही नहीं रहा था सॉल्व करने। 20 मिनट में पेपर सॉल्व करके खत्म। इसके बाद क्या लिखना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ, अरे कुछ चीटिंग नहीं रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब आगे मैं लिखूं तो क्या लिखूं। और उस दिन आई लॉस्ट ऑल द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। मतलब आई वॉज वन ऑफ दैट वेरी सिंसियर चाइल्ड जिसने एटलीस्ट पढ़ाई से रिलेटेड कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिन रात मैंने क्लासेस, एक लेक्चर बंक नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई की, लेक्चर्स अटेंड किए, होमवर्क किए। 2 महीना शिद्दत से बिगर सोशलाइज करके दिन रात एक करके मैंने पढ़ाई की। और अब जब मैं पेपर लिखने जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 महीने मैंने किया क्या, घंटा पढ़ाई नहीं हुई मेरी। क्या हुआ है मेरे साथ। एंड आई लॉस्ट ऑल द फेथ इन माई सेल्फ। 2 महीने अगर दिन रात एक करके 2 क्वेश्चन से ज्यादा अगर मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट हैव आई डन इन द पास्ट 2 months वाज द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग माई सेल्फ। मतलब मैं कहाँ गलत हो गई। आई वॉज लिटरली शैटर्ड। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था अगर 2 महीने मैंने पढ़ाई की और मैं 2 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, आगे तो बस 3 महीने हैं, 8 पेपर है, 8 पेपर 2 मतलब 3 महीने बचे हुए हैं, मैं कर भी क्या लूंगी।
अगर वैसी स्ट्रैटेजी अगर मैं फॉलो करती गई, nothing is going to help me out, and I will not be able to solve more than 1 hour out of the 3 hours that the institute is given for every paper. Then I believe that genuinely something is wrong, and the approach that I followed was okay for the first reading, but this shouldn't be followed for the coming 3 months. नहीं तो अगर मैं वही करती रही तो पूरी बैंड बज जाएगी. तब मैंने सोचा अब मैं क्या करूंगी, बस पेपर्स ही पेपर सॉल्व करूंगी, पेपर्स ही पेपर सॉल्व करूंगी, पेपर्स ही पेपर सॉल्व करूंगी. मैंने पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर्स का प्रिंट आउट ले लिया हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, दैट्स इट. हर सब्जेक्ट मतलब 8 सब्जेक्ट इंटू 10 पेपर्स, 80 पेपर का प्रिंट आउट मैंने ले लिया. इंस्टीट्यूट के पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह दिया नहीं, इंस्टीट्यूट के जो अपने एग्जामिनेशन पेपर्स है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, उसका प्रिंट आउट ले लिया. Every day for the coming 80 days, I was just solving papers. That's it. जितना आ रहा है सॉल्व करना उतना करो, जितना नहीं आ रहा है इंस्टीट्यूट का होता है सजेस्टेड आंसर्स. सजेस्टेड आंसर्स गो थ्रू करो, एंड देन once I go through the suggested answers, close the suggested answer, and then again take up the question paper and solve that paper in 3 hours. पहले कोशिश करो जितना आ रहा है उतना खुद होके लिखो. हो सकता है लॉ में 2 नहीं 10-12 आंसर्स लिखना हो गया. जो पेपर्स ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ है उसमें यू ऑल कैन सॉल्व अ लिटिल मोर. हो सकता है किसी के लिए अकाउंट्स है, किसी के लिए EISSM है, किसी के लिए कॉस्टिंग FM है, कुछ भी है. मेरे लिए टैक्स बहुत वीक था, तो टैक्स में तो पता नहीं, मैंने सिर्फ थियोरी सॉल्व कर दिया था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन. तब हमारा वैट होता था, वैट, GST तो नहीं था तब, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स. जितना होता था उतना कर लिया. बट यस, आई मेड इट श्योर दैट सजेस्टेड आंसर्स में गो थ्रू कर रही हूँ, वापस से फिर पेपर को ले रही हूँ, और 3 घंटों में मेरा पेपर सॉल्व हो रहा है. दिस वॉज माई रूटीन फॉर द कमिंग 80 डेज. इन 80 दिनों में और कुछ भी नहीं किया मैंने. 3 महीने थे, 3 महीने मतलब आप समझ लो 90 डेज. 90 डेज में से 80 डेज आई वॉज ओनली सॉल्विंग पेपर्स, ओनली सॉल्विंग पेपर्स एंड ओनली सॉल्विंग पेपर्स. और फिर वो 10 दिनों में आई ऑलरेडी केम टू नो नाउ व्हाट माई वीकनेसेस आर. फिर वो वीकनेसेस जो मेरी थी, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, उन 10 दिनों पे मैंने उस पर वर्क किया, और ऐसे करके मैंने CA फाइनल का अटेम्प्ट दिया. एंड बिलीव मी, आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो बेसिकली सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होता है. बिलीव मी, ये मैं अपने पे से कह रही हूँ, नॉट किसी और के एक्सपीरियंस से. मैंने जेन्युइनली, मैं आपको बोल रही हूँ, सिंसियरली सारी क्लासेस अटेंड किए, सारा होमवर्क भी किया. 2 महीने 1 to 1 हर एक टॉपिक को मैंने रिवाइज किया, किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. उसके बावजूद आई वॉज नॉट एबल टू राइट द पेपर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअली यू नो एवरीथिंग, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू अटेम्प्ट द पेपर. बट देखो, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो सच में योर कॉन्फिडेंस इज ब्रोकन. जो मेरी गलती थी वो फॉर्चुनेटली आई रियलाइज्ड वेल बिफोर द एग्जामिनेशन. बट बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पेपर लिखते हैं इन द एग्जामिनेशन, दैट इज अकाउंट्स पेपर 1, और वहां पे वो हार्ट ब्रोकन हो जाते. फिर सोचते ग्रुप 1 तो अभी ऑलरेडी निकल गया है, छोड़ो बाकी के पेपर्स नहीं देते, तब तक ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर करते और ग्रुप 2 तो क्लियर कर लेते. सो दिस शुडंट हैपन. ये सारी मेहनत एक साइड पे है, और अब आपके एग्जामिनेशन के लिए 1 महीना बचा हुआ है. ये 1 महीना आप आपका टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो इज द बेसिकली टर्निंग फैक्टर. क्लास में इतने सारे बच्चे थे, फेस टू फेस भी और वर्चुअल भी. ओके, एवरीवन अटेंडेड द क्लासेस सिंसियरली. ऐसा नहीं था कि इसने सिंसियरली अटेंड किया और इसने बहुत बंक किया. Everyone has attended the classes sincerely, whether it is face to face or the virtual kids. अब देखो 860 students are attending the class virtually also right now. तो अब देखो, वर्चुअली ये लोग थे मुझसे जुड़े हुए, फेस टू फेस आप लोग थे मुझसे जुड़े हुए. ऐसा नहीं कि आपने अपने साथ गलत किया या इन लोगों ने अपने खुद के साथ गलत किया और इन्होंने चीट किया है क्लासेस ना अटेंड करके. सब ने अटेंड किया है क्लासेस सिंसियरली. बट नाउ हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस प्रेपरेटरी लीव इज बेसिकली द टर्निंग फैक्टर. एग्जामिनेशन में पेपर 120 मार्क का आता है, तो मतलब आप समझ लो 80 दिनों में 120 मार्क के क्वेश्चंस की मेरी प्रैक्टिस हो गई है सिर्फ. और प्रैक्टिस करते वक्त रिवाइज तो हो ही गए वो सारे सेक्शंस, और सेक्शंस रिवाइज होने के साथ साथ मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी हुई है आप सोचो. 80 दिन 3 घंटा ईच, मतलब हाउ मेनी आवर्स, 240 आवर्स इज द राइटिंग प्रैक्टिस. जब मैं पेपर 1 वाज लाइक अकाउंट्स का पेपर, ओके अकाउंट्स होता था, फिर माफा होता था CA फाइनल में. तो अकाउंट्स का जो पेपर देने में जब मैं गई थी,
आई नेवर फेल्ट कि मैं कुछ नया कर रही हूं. इट वॉज अ रूटीन दैट वॉज बीन फॉलोड बाई मी इन द पास्ट 80 days. मेरे को ऐसे कुछ नया लग ही नहीं रहा था, क्योंकि टाइम मैं शिद्दत से 2 से 5 के बीच में ही पेपर देती थी. उसी हिसाब से मेरा ब्रेकफास्ट भी होता था, लंच भी होता था, डिनर भी होता था, सोने की पैटर्न भी होती थी. तो माई बॉडी वॉज ऑलरेडी हैबिचुएटेड टू दिस पर्टिकुलर रूटीन. मेरी बॉडी उस हिसाब से हैबिचुएटेड थी. पेपर का टाइमिंग मेरी बॉडी को पता था. तो मेंटली, फिजिकली, ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट मिल रहा था. इमोशनली मैं काफी स्टेबल थी, बिकॉज मैंने 80 दिनों से उसी चीज की प्रैक्टिस की थी. बहुत सारे बच्चों को एग्जाम फियर होने लग जाता है, एंग्जाइटी. और उस चक्कर में ना जो चीजें उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी है वो भी वो भूलने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी. सो बेसिकली मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो यू हैव टू बी स्टेबल for giving the examination. It's not only about studies, it's a balance between your physical health. क्योंकि देखो अगर आप बीमार हो जाते हो तो कुछ मतलब नहीं बनता है. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीजों का बैलेंस होता है, जिसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलता है. एंड ऑब्वियसली क्या प्रेशर है? ऑफ कोर्स यस, प्रेशर है. मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ कि प्रेशर नहीं है. पिछले 8 महीनों से आप क्या कर रहे हो, ये बात मुझे बोलनी नहीं है. आई हैव सीन योरसेल्फ डे इन एंड डे आउट. ग्रुप 1 के वक्त भी आप तो मेरे साथ है, और ग्रुप 2 में भी मैंने देखा है सुबह 8 से शाम के 8 आप क्लासेस कर रहे थे. उसके बाद भी आपका होमवर्क एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग वाज देयर. तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि ये जर्नी जो थी ये इजी जर्नी थी. ऑफ कोर्स इट वाज अ डिफिकल्ट वन, बट यहां तक आपने नैया पार लगा दी है. अब इसको डूबने मत दो. अब थोड़े से दिनों की बात है. I think only 30 days is self study and the remaining days are the examination days. Examination के days तो कहाँ चले जाते हैं आपको खुद समझ में नहीं आएगा. So it's basically only understanding and अपने आप को आपको संभालना है in the coming 30 days. ये 30 days में every minute for you is important. इस चीज को आप याद रखना. Every minute lost may be every mark lost in the examination. और बाद में एक एक मार्क के लिए बच्चा रोता है. So this shouldn't happen with you. यूटिलाइज दिस 30 days टू योर बेनिफिट. आप खुद एनालाइज कीजिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, एंड अकॉर्डिंगली यूटिलाइज दिस टाइम. बिलीव मी, अभी भी अगर आपने इस 30 दिनों के हर एक मिनट को यूटिलाइज किया एफिशिएंटली, यू विल बी एबल टू क्लियर विद गुड नंबर्स. मैं सिर्फ क्लियर करने की बात नहीं कर रही हूं, मैं कर रही हूं क्लियर करना विद गुड नंबर्स. बट नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर सपोज टू यूटिलाइज दिस एग्जामिनेशन. और इसीलिए मेरा ही सर को पर्सनल रिकमेंडेशन था कि दिस टाइम आई वांट टू गिव दिस एक्स्ट्रा थिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड देन आई टोल्ड सर रिक्वेस्टेड ऑल द अदर फैकल्टीज, एंड इन अक्टूबर मंथ वी आर ओनली डूइंग द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. ये मैंने जेन्युइनली फील किया और मैंने रियलाइज किया, नो दिस इज समथिंग दैट द स्टूडेंट्स शुड डू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने कुछ यहाँ पे टेस्ट दिए ही नहीं है एंड डायरेक्टली ही इज गिविंग द टेस्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन दैट इज सीए इंटर अटेम्प्ट. इसलिए एकदम शिद्दत से क्लास में भी मैंने 5 टेस्ट लिए थे. बाकी कुछ हो ना हो, टेस्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस थी, आपको पता ही होगा. बाकी ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने ठीक है नहीं भी किया चलेगा, बट टेस्ट एक चीज थी जिसको मैं बहुत ज्यादा इज्जत देती थी. इसीलिए फिर जो रैंक में आते थे मैं उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट भी करती थी, बाकी बच्चों से भी बात करती थी दैट आप लोगों ने पिछले टेस्ट में रैंक लाया था, अभी क्यों नहीं किया, व्हाट वाज द डिफरेंस. और मैं बार बार बोलती थी टेस्ट आपको देना जरूरी है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की और मैं नहीं चाहती हूँ देखो मैंने जो गलती की है आप लोग गलती करो. और इसीलिए कुछ चीजें हैं जिसको हम सीरियसली लेते हैं, एंड टेस्ट वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू टेक सीरियसली. एंड जब से मैं टीचर बनी हूँ फिर उसी तरह से मेरा बच्चों के लिए भी अप्रोच रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वही था. क्योंकि मेहनत हर बच्चा करता है, ऐसा नहीं है किसी ने मेहनत नहीं की है. जिसने मेहनत नहीं की है उसको ऑलरेडी पता है ही इज एक्सपेक्टिंग दैट his result is going to be negative. बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लियर हो जाते हैं बट उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है. दैट इज बिकॉज उनकी मेहनत जो थी वो सही डायरेक्शन में डाइवर्टेड नहीं थी. तो मेहनत करने के साथ साथ व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट यू ऑल्सो नीड टू पुट योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. एंड वन ऑफ सच एफर्ट्स इज सॉल्विंग पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. इसलिए आज और कल में हमारा रिवीजन तो होने वाला है अनडाउटेडली, बट रिवीजन के साथ साथ यहाँ पे हमारा सफर कंप्लीट नहीं होने वाला है. वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सम पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. गेटिंग दिस और नो? और ये पेपर के पहले मतलब पास्ट पेपर सॉल्व करने के पहले वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 1 or 2 days का टाइम फॉर रिवाइजिंग इट ऑन योर ओन.
तो जैसे मैं करती थी वैसे ही फिर ऐसा नहीं होना चाहिए आपका भी पेपर 20 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है। हमारे तो टीचर्स ऐसे कुछ रिवीजन वगैरह लेते नहीं थे, सब कुछ हमें ही करना होता था, बट एटलीस्ट यहाँ पे एक रिवीजन हो रहा है, आपका और एक सेल्फ स्टडी होना चाहिए, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट पेपर। ओके, चलो लेट्स रॉक नाउ, शुरू करते हैं, चलो। यस, देर आर सम वर्चुअल स्टूडेंट्स जो वही कह रहे हैं मैम हम डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स है तो हम आपका दर्द समझ सकते हैं, दिन भर ये लोग ऑफिस करते हैं, क्लासेस करते हैं, एंड देन दे हैव टू डू द होमवर्क, सेल्फ स्टडी, एंड देन द एग्जामिनेशंस। फाउंडेशन ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इफ यू ऑल हैव योर चार्ट बुक, यू कैन कीप योर चार्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इफ नॉट द चार्ट बुक, आप लोग क्या कर सकते हो, चेयर। अगर आपके पास चार्ट बुक नहीं है, इट इज ओके, यू कैन कीप योर वॉल्यूम 1A इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द एजेंडा। 1A आज हम पूरी की पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, ओके, इफ यू हैव नॉट डन द क्लासेस फ्रॉम मी, इट इज स्टिल ओके। व्हाट यू कैन डू इज, जहां कहीं से आपने क्लासेस ली है, या अगर आपने क्लासेस नहीं ली है तो हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इज ऑल्सो कंप्लीट इन इट सेल्फ। यू कैन हैव द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो चलो लेट्स रॉक। चलो बोलो, यस आई कैन डू इट, एंड यस आई विल डू इट। वंडरफुल। चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 इज द प्रिलिमिनरी चैप्टर, जहां पे दो ही चीजों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 जो है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सबसे पहली बात तो ये जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, चलो बोलो, कंपनीज एक्ट 2013, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट का कोई एक दिन नहीं है, दिस एक्ट हैज बीन कमेंस्ड इन अ फेज्ड वाइज मैनर। बट अब देखो, इंडिया में तो ये कानून एप्लीकेबल है, बट इन इंडिया दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू whom? It is applicable to each and every company. Along with that, it is also applicable to those companies which are involved in the generation of or supply of electricity, banking company, insurance company, even those companies which are governed under a special act. And in fact, Companies Act is also applicable to body corporates. But these body corporates have to be notified by the central government. Yes or no guys? Yes. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया भी है, और उन्होंने कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई भी किया है जिनको ये कानून एप्लीकेबल होता है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब हम कंपनी शब्द की डेफिनेशन देखते हैं तो कंपनी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 कहता है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी, एंड दैट इज व्हाई वी सॉ द फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। T is for transferability of shares. O is for ownership, अलग, management अलग. P is for perpetual success. C is for L is for A is for S for share capital, S for separate legal entity. एक एक करके सारी चीजें हम देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, क्या शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है?
प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स क्या ट्रांसफरेबल होते हैं, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजर। ओनर्स होते हैं कंपनी के मेंबर्स और मैनेजर्स होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। These directors participate into the day-to-day management of the company form of organization. P is for perpetual. Perpetual मतलब continuous और succession का मतलब होता है existence. Members आएंगे, members, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। C is for common seal. आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शन है या मैंडेटरी है? तो अगर कंपनी चाहे तो वो कॉमन सील रख सकती है, अगर ना चाहे तो भी चलेगा। सो सम ऑथराइज्ड पीपल विल साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कौन है ये ऑथराइज्ड पर्सन? हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखने वाले हैं। ओके, किनके पास ये ऑथोरिटी होती है, डोंट वरी। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स हमने ये देखा था L इज फॉर लिमिटेड। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी द लायबिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड। इसी चैप्टर में हम लोग कंपनी के टाइप्स देखने वाले हैं, तब लायबिलिटी के बेसिस में जो 3 क्लासिफिकेशन रहेगा तब हम ये डिस्कस कर लेंगे रिस्पेक्टिव कंपनी में वो रिस्पेक्टिव मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है। हाँ है ना? A इज फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी नेचुरल है या आर्टिफिशियल? So does it have an existence in the eyes of law? In fact, it is created by law and it can only be dissolved by law. It has a separate status in the eyes of, it can buy assets in its own name. It can incur liabilities in its own. It can sue someone in its own name and it can be sued by someone in its own name. Wonderful. S is for share capital. ये capital कोई एक person hold नहीं करता. It is shared by many people and therefore it is known as the share capital. इसी capital का smallest unit is known as a share. Okay, and C is for नहीं, S is for separately. कंपनी का स्टेटस उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग अलग होता है। कंपनी का एक सेपरेट ही स्टेटस होता है इन द आईज ऑफ लॉ। इट्स नॉट लाइक अ पार्टनरशिप और अ सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ पे पार्टनर्स ही फर्म होता है और फर्म ही पार्टनर्स होता है, वहां पे सेपरेशन होता ही नहीं। होता है क्या पार्टनरशिप में? नहीं। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सेपरेशन होता है। कंपनी का स्टेटस अलग होता है, इट्स अ सेपरेट पर्सन, और उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स का स्टेटस अलग होता है। इसके लिए हमने 3 केस लॉज भी देखे थे, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस एंड गुजरात वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, इसी से हमने ये डिसाइड किया था कि हर एक कंपनी का एक सेपरेट स्टेटस होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स। सेक्शन 2 में दिए गए हैं बहुत सारे डेफिनेशंस। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ डेफिनेशन करेंगे ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप companies are divided into 2 types, private company and a public company. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उस कंपनी को हम कहते हैं एज अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने अपने आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस डाले हैं, LRP, ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ। L is for limits the number of members to 200. R is for restriction on what? Transferability of the shares. And P is for what? Prohibition on making an invitation to the public. देखो 200 की गिनती में joint holders will be considered as 1. Employee members and ex-employee members are not counted. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, बट प्राइवेट कंपनी में भी मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर ही सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया था सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, जो कौन थे? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स।
अब सचिन बिंसल डज नॉट होल्ड इवन अ सिंगल परसेंट in this particular company which he had founded. He was a founder member. बट आज वो कुछ भी ओन नहीं करे, मतलब क्या उनके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर हुए हैं? और बिन्नी बंसल भी जब उन्होंने कंपनी को फाउंड किया था, he held 50%, बट नाउ he holds very less percentage. Yes, 4% के आसपास अभी है, हो सकता है अभी भी कुछ कम हुआ होगा, 2.4 के आसपास अभी शायद है. तो अब ऐसे केस में उनके शेयर्स तो ट्रांसफर हुए ही है ना, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ऐसे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. एंड प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास कभी जा ही नहीं सकती विद अ पब्लिक ऑफर. दैट्स नॉट पॉसिबल, ओनली उस चीज के लिए वो फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है. तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर, और पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक के पास जा सकती है. देखो, प्राइवेट कंपनी का ही अपना एक बच्चा है, 1 पर्सन कंपनी. क्या आप बता सकते हो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 डायरेक्टर, बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15. ओपीसी के केस में क्या नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? और मिनिमम नॉमिनी 1, मैक्सिमम नॉमिनी भी 1. अब सुनो मेरी बात, अगर आपको मेंबर या नॉमिनी बनना है, ये पापा चार्ट हमने क्लास में लिखा था, अगर आपको मेंबर या नॉमिनी बनना है 1 पर्सन कंपनी का, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सही है गलत? सही. पहली बात तो यू शुड बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन. अमेंडमेंट के बाद वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, एनी पर्सन यस कैन बिकम अ सोल मेंबर or a nominee of a 1 person company, natural person and Indian citizen, whether you are a resident of India or otherwise, does not really make a difference, and you should also be a major. यही eligibility criteria होता है to become a member or a nominee of a 1 person company. अगर आप चाहो क्या आप नॉमिनी को निकाल सकते हो? अगर आप चाहो नॉमिनी खुद क्या अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? अरे बोलो ना. जैसे ही हमारे सोल मेंबर की डेथ हो गई या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, क्या हमारा नॉमिनी सोल मेंबर की जगह ले सकता है? हाँ या ना? हमारा ओपीसी जो है, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी. ओपीसी ऑल्सो कैन नॉट डू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. Yes or no, guys? And OPC cannot invest in any other body corporate. So this was about a 1 person company. Okay. Next, small company. एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे. स्मॉल कंपनी जो है, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया. डेफिनेशन मतलब बेसिकली उसके रूल में अमेंडमेंट आया है. बट आई वांट टू टेल यू ऑल समथिंग. दिस रूल वाज नोटिफाइड ऑन द 15th ऑफ सितंबर 2022, मतलब कुछ दिन पहले, 12 दिन पहले. अब इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोल दिया है, एनी अमेंडमेंट्स दैट आर हैपनिंग 6 months प्रायर टू द अटेम्प्ट आर नॉट एप्लीकेबल इन दैट रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट. आपका जो अटेम्प्ट है नवंबर 22 में है, आपका जो अटेम्प्ट है नवंबर 22, मतलब अप्रैल एंड तक जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल है. दिस इज अ नोटिफिकेशन दैट हैज बीन नोटिफाइड रिसेंटली 12 days बैक, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में. सो दिस अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. इसलिए मैंने अमेंडमेंट क्लास में भी उस डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, बट फिर भी बच्चे मुझे लगातार पूछ रहे थे, इसलिए मैं अभी आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर May 23 अटेम्प्ट. तो आपके लिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वही है जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाई थी. ओके, तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. ओके, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 crores and turnover does not exceed 20 crores. So this 2 crore and 20 crore are the limits as are prescribed under the rules. तो हमें एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स भी पढ़ने होते हैं, और दोनों को मद्देनजर देखते हुए
अगर हमें देखना है कि कोई कंपनी स्मॉल है या नहीं, पहले हमने देखना पड़ेगा इज दिस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी होने के लिए यू शुड बी अ प्राइवेट कंपनी। आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलोंग विद दैट एंड आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है, we do not give them the status of a small company. Even section 8 companies are not given the status of a small company. And along with that, my dear friends, there is one more exception जो कहता है any body corporate governed by a special act also does not get the status of a small company. So this was all about a small company. Next classification. On the basis of control, companies are divided into 3 types: holding company, subsidiary company and an associate company. जो कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है उसी को कहते हैं एज एन होल्डिंग कंपनी। तो इससे कुछ खास समझ में आता नहीं है कि सब्सिडरी बनती कैसी है, तो इसलिए उसी को समझने के लिए वी विल गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। So subsidiary company in relation to another company means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors. Very good. देखो controlling the composition of the board of directors का क्या मतलब होता है? You are in a position to either appoint or remove majority of the directors. Second point कहता है you exercise control over more than 1/2 of the total voting power. Okay, this voting power can be exercised directly or through one or more of your subsidiary companies. जिसके वजह से chain subsidiary का रूल भी आ जाता है. A is the holding for B, B is the holding for C. A will also become the holding company for C Limited. Yes or no guys? वंडरफुल. नेक्स्ट पॉइंट एसोसिएट कंपनी. अच्छा, कितने लेयर्स से ज्यादा नहीं हो सकते? 2 लेयर्स से ज्यादा आपके नहीं हो सकते. और सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता देखने के लिए कंपनी वर्ड विल इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट. यस और नो गाइस? एसोसिएट कंपनी. Associate company in relation to another company means a company in which this other company has a significant influence. Significant influence मतलब at least 20% of the total voting power आपने होल्ड किया है. देखो, at least will be inclusive of 20% up to 50%, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आप तो होल्डिंग और सब्सिडरी हो जाओगे, फिर आप एसोसिएट नहीं कहलाओ जाओगे. तो इंक्लूसिव ऑफ 20 अप टू इंक्लूसिव ऑफ 50%. और अगर आप जॉइंट वेंचर कंपनी हो तब भी आपको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा. ये होता है डेफिनेशन ऑफ एन एसोसिएट कंपनी. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कौन से बोलो? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है? ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. ये अनपेड शेयर कैपिटल क्या लाइफ टाइम में बुलाया जा सकता है? कैन इट ऑल्सो बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप? यस. Once the shares are fully paid up shares, अब liability of the members is extinguished, खत्म हो गई. अब इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स से आप 1 रुपया भी नहीं बुला सकते. अगर आपकी गारंटी कंपनी है, the liability of the members is limited up to the extent of the guaranteed amount. ये guaranteed amount MOA के liability clause में लिखा होता है, और ये guaranteed amount सिर्फ एक केस में बुलाया जा सकता है, that is during the winding up. लाइफ टाइम में आप इस अमाउंट को नहीं बुला सकते. अगर आप चाहते हो यू मे हैव अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी 2 फोल्ड होती है, अनपेड शेयर कैपिटल एज वेल एज गारंटीड अमाउंट. अनलिमिटेड कंपनी में तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं, बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट. दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड, मतलब द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स will arise only during the winding up, that too if the assets are falling short to repay the liability. उसी केस में liability arise होती है. तो हो सकता है कंपनी के पास सरप्लस है तो वाइंड अप हो रही है, बिकॉज से मे बी देयर इज अ चेंज इन द लॉ.
तो तब कंपनी मेंबर्स से पैसा नहीं बुलाएगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। एक तो वाइंडिंग अप पे बुला सकती है, और वाइंडिंग अप पे भी कब बुलाएगी? ओनली इफ द एसेट्स आर फॉलोइंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटी। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कंपनी। कैसी कहते हैं? उसके अलावा भी कुछ दूसरे टाइप के कंपनीज है, जैसे कि अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी। ऐसे तो ये चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है, बट यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसकी चर्चा और ओपीसी की भी चर्चा इसी के साथ कर लेते हैं, ठीक है? तो एक क्लैरिटी मिलती है और एक ओवरव्यू मिल जाता है टाइप्स ऑफ कंपनीज का। तो देखो, सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी हाँ, उनको लाइसेंस कंपनीज भी कहा जाता है। ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट होती है, इनका पर्पस प्रॉफिट कमा के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का कभी नहीं होता है। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है इज फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड वगैरह वगैरह, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कंपनीज कभी भी डिविडेंड अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। इनफैक्ट जो भी पैसा उनके पास आया है या जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है, जैसे बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, हैज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखो, ऐसी कंपनीज अगर प्रॉफिट कमाना चालू कर देती है, जहां सीजी ने इनको लाइसेंस दिया है, सीजी इनका लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है। सीजी उनका लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है। देखो, देने के लिए सीजी ने पावर दे दिया है आरओसी को। सो बेसिकली आरओसी इन प्रैक्टिस गिव्स यू, ग्रांट्स यू द लाइसेंस, और रेवोकेशन का पावर सीजी ने डेलीगेट किया है टू द आरडी। तो छीनेगा कौन ये लाइसेंस? आरडी, द रीजनल डायरेक्टर। अरे हाँ या ना बच्चों? बट पते की बात ये है, जहां सीजी आपको लाइसेंस दे सकता है, सीजी आपसे ये लाइसेंस छीन भी सकता है। देखो, एग्जामिनेशन में अगर आपको आरओसी, आरडी, एनसीएलटी कुछ याद नहीं आया, टू बी ऑन द सेफर साइड प्लीज राइट डाउन सीजी। ज्यादा होशियारी दिखा के अगर आप गलत लिख दोगे ना, बैंड बज जाएगी। बाकी जो सही कंटेंट लिखा है उसका भी इंप्रेशन एग्जामिनर का गलत हो जाएगा। तो देखो, सीजी लिखना गलत नहीं होता। दीज आर सम स्मॉल ट्रिक्स, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विथ यू ऑल एज योर फ्रेंड। ओके, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश कीजिए मत, इज्जत में रहो, सेफ रहो। देखो, सीजी तो आपको पता ही है, सीजी लाइसेंस देता है, सीजी लाइसेंस छीनता है, उतना तो आप लिखोगे, वो लिखो। हाँ, अगर याद आता है ना एग्जैक्टली, तब लिखो लाइसेंस देने का पावर सीजी ने आरओसी को डेलीगेट किया है, लाइसेंस छीनने का पावर हाँ सीजी ने जो है वो आरडी को डेलीगेट किया। वो लिखोगे तो ऑफ कोर्स यस, योर पेपर विल बी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑफ कोर्स यू विल सेट एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, अ पॉजिटिव इंप्रेशन। बट ये पॉजिटिव इंप्रेशन के चक्कर में गेम उल्टा नहीं होना चाहिए, ये समझ लो आप। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू सिक्योर दोस 50 मार्क्स सो दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। उसके अबाव इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज। अगर नॉलेज है, यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस इट, फिर पीछे मत हटो। बट अगर श्योर नहीं हो तो अननेसेसरी रिस्क मत लो, शुड बी द अप्रोच। आर यू गेटिंग दिस और नो? ओके, तो जहां सीजी लाइसेंस दे सकता है, सीजी आपका ये लाइसेंस छीन भी सकता है, बट ऑफ कोर्स छीनने के पहले यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हर एक बंदे को अपना मौका मिलता है अपने आप को सही साबित करने का। देखो, सीजी ने अगर आपका लाइसेंस रिवोक किया है, इट मे हैपन, इट मे पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, मे हैपन। अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया है, तब भी सरप्लस एसेट्स आप मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यू विल हैव टू डोनेट इट टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। समटाइम्स पासिंग, हाँ, विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट, समटाइम्स पासिंग एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप इज नॉट ऑलवेज द अल्टीमेट सोल्यूशन। ऐसा भी ऑर्डर पास किया जा सकता है दैट नाउ यू विल नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, यू विल बी अ नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एंड यू फॉलो ऑल द सेक्शंस। जो प्रिविलेजेस थे वो आपके छीने जाएंगे। या समटाइम्स वी कैन ऑल्सो पास एन ऑर्डर फॉर अमैलगमेशन विथ अनदर सेक्शन 8 कंपनी। गेटिंग दिस और नो? देखो, हर बार खत्म कर दो, मार दो, बंद कर दो इज नॉट ऑलवेज द ऑप्टिमम सोल्यूशन, बिकॉज इस कंपनी से काफी लोग जुड़े हुए हैं।
So we have other things also. So depending upon the facts and circumstances of every case, RD मतलब CG जब लाइसेंस छीनता है वो ये भी ऑर्डर पास कर लेता है कि अब हम लाइसेंस छीनने के बाद करेंगे क्या. Will we make the company a normal profit making company? Will we amalgamate it, or is winding up the only solution? तो उस हिसाब से आपको CG के directions comply करने पड़ेंगे. डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इस एक्ट के अंदर फॉर्म तो हो गई है बट कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही है. अब क्योंकि आप कंपनी हो, आपको 470 सेक्शन लग गए, बट आपकी कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कर नहीं रही है. Okay, so you can go to the ROC and you can apply for the status of a dormant company. अगर रजिस्ट्रार को भी लग रहा है कि आपने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट or to hold some intellectual property or some technical know-how, and you genuinely don't have any significant accounting transaction, ROC will grant you the status of a dormant company. सवाल ये उठता है, what do you mean by a significant accounting transaction? Any transaction other than payment of fees by the company to the ROC, payment made to fulfill the requirements of the act, allotment of shares and payment for maintenance of office and records, ये 4 चीजें करने के लिए अलाउड है. उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो माना जाएगा आपने किया है कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. यस और नो गाइस? Needy company is by the members and for the members. It's basically incorporated for the purpose of inculcating the habit of savings amongst the members. ये सारी चीजें करने के बाद ना मैंने आपको बताया था इलीगल एसोसिएशन के बारे में. Illegal association, very good. 464. This has to be read with all these types of companies only. अगर आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, हम आपको पार्टनरशिप कह नहीं सकते, और आपने अपने आप को कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया नहीं है, तो आपके एसोसिएशन को माना जाएगा एज एन इलीगल एसोसिएशन. ये इलीगल एसोसिएशन का कोई भी लीगल स्टैंड नहीं होता है. ये इलीगल एसोसिएशन का कोई भी लीगल स्टैंड नहीं होता है. इनफैक्ट ये जो इलीगल एसोसिएशन होता है, वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल. यू कैन नॉट sue any third party, but the third parties can always file a case against you. इन्हीं मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. बट आप जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शन ना हो. कुछ केसेस में सेक्शन 464 अट्रैक्ट नहीं होता है. जैसे कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट किया है फॉर सम नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, मतलब आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं, सोशल एक्टिविटी करना है. आपके एसोसिएशन में 50 क्या 500 लोग भी हो गए तो भी चलेगा. आपके एसोसिएशन को हम मानेंगे एज अ लीगल एसोसिएशन. तो आपके क्लास के वक्त ना यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू था, तो मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया था. हम लोग सब क्लास के बच्चे मिलते हैं, कोई कुछ कपड़े लाता है, कोई कुछ चद्दर शॉल वगैरह लाता है, कोई कुछ खाने की चीजें लाता है, और हम क्या कर रहे हैं ये सारी चीजें इकट्ठा करके, हम इतने सारे बच्चे 50 से कई गुना ज्यादा बच्चे हैं, मिलकर क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग जो यूक्रेन में अफेक्ट हुए बिकॉज ऑफ दिस वॉर उनको डोनेट करना चाहते हैं. हमारा मिलने का पर्पस क्या प्रॉफिट कमाने का है, बट क्या सोशल एक्टिविटी करने का है. हमारे एसोसिएशन को माना जाएगा एज अ लीगल एसोसिएशन ओनली. Second exception is Hindu undivided family. This section 464 does not attract to an HUF. HUF में कितने ही नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हो चल जाएगा, इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है. 50 से भी ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, हाँ या ना. बट अगर 2 HUF मिलकर बिजनेस कर रहे हैं 50 का नंबर अट्रैक्ट होगा, बट यू विल ओनली काउंट द मेजर फैमिली मेंबर्स. माइनर मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड. इनफैक्ट सुनो ना मेरी बात, हो सकता है कि जब आपके 2 HUF मर्ज हुए 50 से ज्यादा थे, बाद में कुछ घटना के वजह से मेंबर्स 50 से कम हो गए, बट वंस इलीगल ऑलवेज इलीगल.
और तीसरा और आखिरी एक्सेप्शन है एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन। तो सीए सीएस एडवोकेट्स कुछ मिले हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दिए है, ये प्रोफेशनल्स जो है स्पेशल एक्ट से गवर्नड है, जैसे कि सीए सीए एक्ट से गवर्नड है, सीएस की एक्ट है, तो इन लोगों को भी ये 464 अट्रैक्ट नहीं होता है। यस और नो गाइस? अदरवाइज जनरली कोई भी एसोसिएशन है जिसमें 50 से ज्यादा लोग हैं, जिसने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर नहीं किया, ऐसे एसोसिएशन को मानेंगे हम एज एन इलीगल एसोसिएशन। यस और नो गाइस? So this is about chapter number 1. Very good. याद आ रहा है आप सब लोगों को? ऐसा नहीं है याद नहीं आ रहा है, फालतू में डर रहे थे आप लोग। वर्चुअल बच्चे भी अच्छा जवाब दे रहे हैं। मेरे को डर लग रहा था बट फिर you all are able to give the answer. Very good. Virtual students are also giving exception का भी जवाब दे रहे हैं वो लोग। Wonderful. Best है, सही है, बेस्ट है, बेस्ट है। दिस रिविजन विल गिव यू अ बूस्ट टू डू योर सेल्फ स्टडीज। वो कॉन्फिडेंस देगा आपको। ब्रशिंग अप ऑफ नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा, अब फटाफट मिलेगा। जहां आप बोल रहे हैं आपको 2 चैप्टर में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। 4 घंटे लगे ना? अब देखो अगले 2 चैप्टर्स को आपको 2 ही घंटे लगेंगे। इट विल सेव योर टाइम। बेस्ट है। चलो chapter number 2, incorporation and the matters which are incidental thereto. This starts with section number 3, it goes up to section number 22. 23 is chapter number 3. Okay, चलो शुरुआत करते हैं with the first section. मस्त है ये chapter. Okay. And yes, happy Navratri to all of you. चलो अभी इस साल सैक्रिफाइस कर लो सारे फेस्टिवल्स। आई नो ऑल गणपति, नवरात्रि, दिवाली इज कमिंग फॉर योर अटेम्प्ट ओनली, बट नवंबर अटेम्प्ट के बच्चों का यही रोना है। मेरा भी इंटर नवंबर में था, फाइनल भी नवंबर में ही था, मेरा तो बर्थडे भी 2 नवंबर को आता है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या फेस्टिवल्स हर साल आते रहते हैं, हम नहीं चाहते अटेम्प्ट हर साल आए। ठीक है, तो थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो इस साल, बाद में कुछ नहीं। रिजल्ट के दिन कैसे? अच्छा वैसे, अच्छा रिजल्ट के दिन दिवाली मना लेना, मेरे को समझ में नहीं आया। चलो आ जाइए। नो इट्स ओके, बट एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। इट्स ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हुआ है, मेरा खुद इंटर और फाइनल का अटेम्प्ट भी नवंबर में था, तो इट्स ओके, बट इट इज वर्थ इट, बिलीव मी। चलो आ जाइए, चैप्टर नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 से उसकी शुरुआत होती है। सेक्शन 3 जो है 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं। 1 in case of a 1 person company, 2 in case of and 7 in case of a। ये कंपनी आप लोग जानते हो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। इसी एक्चुअली सेक्शन 3 में भी लिखा था, ओपीसी के केस में नॉमिनेशन करना कंपलसरी होता है। तो एक्चुअली सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स। फर्स्ट पॉइंट के 1, 2 या 7 लोग लगते हैं। यही कंपनी जो आप फॉर्म कर रहे हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। और ओपीसी के केस में नॉमिनेशन करना कंपलसरी होता है। नॉमिनी अपना खुद का कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, और जो सोल मेंबर है वो नॉमिनी को रिमूव करके किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। ओके, ओपीसी से रिलेटेड सारी चीजें हमने प्रीवियस चार्ट में ही रिवाइज कर ली थी, तो हम वापस से इसको रिवाइज नहीं करेंगे। अब देखो सेक्शन 4 and 5 बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन 8 भी हो चुका था। ओके, अब सेक्शन नंबर 4, तो देखो सेक्शन 3 वाज टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 4 was talking about memorandum of association and section 5 about articles of association। हर एक कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
दोनों भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो एनी पर्सन हु वांट्स टू नॉमिनल फीस देके इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. एनी पर्सन मतलब चाहे वो कंपनी का मेंबर है ना है, डायरेक्टर है ना, एम्प्लॉय है ना, फर्क नहीं पड़ता. एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी. और इन्हीं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आते हैं कंपनी के मेमोरेंडम और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अच्छा, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में आप बता सकते हो विच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वेरी गुड. कहाँ पे लिखा होता है नाम और काम? काम लिखा होता है, मतलब कंपनी वही काम कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है, और वो काम नहीं कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है. इसीलिए हम कंपनी के एमओए को कहते हैं एज द चार्टर ऑफ, बिकॉज इट ग्रांट्स पावर्स एंड लिमिटेशन. सही है गलत? अरे हाँ या ना? अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, सुनो ना मेरी बात, इसी मेमोरेंडम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एक, वो शेयर होल्डर्स को बताता है कि उनका पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है. एंड सेकंड पर्पस है, जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है, ही नोज यस दैट the contract that he is about to enter with the company, is it within the powers or beyond the powers? क्योंकि if it is beyond the powers, it's ultra vires, void ab initio. Articles basically state about the bylaws, the rules and regulations. Internal proceedings को manage कैसे करेंगे वो लिखा होता है कंपनी के articles of association. इसी मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेस होते हैं. क्या आप इन क्लॉजेस के बारे में बता सकते हो? बोलो. NRLOC पार करके. N is for, R is for, L is for, O is for, C is for, and आ गई is for association. Subscribe जो है सब्सक्राइबर्स एसोसिएशन क्लॉज. एंड लास्ट इज द नॉमिनी क्लॉज इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी. अब एक एक क्लॉज करके हम देखते हैं. पहला है नेम क्लॉज. कोई भी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी है. कोई भी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखते हो अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. अरे हाँ या ना? और ओपीसी के केस में whatever प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है वन पर्सन कंपनी. R is for registered office clause. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? कौन से स्टेट में सिचुएटेड है वो लिखा होता है इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है वो लिखा होता है इन द लाइबिलिटी क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का पर्पस, the main purpose, the ancillary objects and the other objects, everything is written in the object clause. कैपिटल क्लॉज में आप लिखते हो कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड देयर फेस वैल्यू. तो जैसे कि 1 लाख शेयर्स इनटू 10 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज इज माय ऑथराइज शेयर कैपिटल. एंड लास्टली इज द एसोसिएशन, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज. कौन से लोगों को मिलाकर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उनका नाम, उनका सरनेम, उनका एड्रेस, कितने शेयर्स लेने के लिए उन्होंने अग्री किया है वो भी लिखा होता है इन द सब्सक्रिप्शन क्लॉज. Yes or no guys? So this was about section number 4, memorandum of association. Section 5 बात करता है articles of. एक सिर्फ छोटी सी चीज है जो सेक्शन 4 में ही लिखा गया है कि जब कभी भी कंपनी का नाम आप अप्लाई करते हो, योर नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल. इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी अदर कंपनी का नाम. इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी अदर कंपनी का ट्रेडमार्क. इट शुड नॉट बी अनलॉफुल. बेसिकली ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना है जिससे ऐसे लगे दैट इट इज कैरिंग द पेट्रनेज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि कोर्ट, नेशनल, ट्रिब्यूनल, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप आपके कंपनी के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपके कंपनी के नाम में बैंक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ऐसे भी ट्रस्ट, ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट यू आर दैट टाइप ऑफ कंपनी.
तो अगर आपकी बैंक है, आप बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, आप ट्रस्ट, फाउंडेशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आप ट्रस्ट, फाउंडेशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी बैंकिंग कंपनी नहीं है, आप बैंकिंग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सो बेसिकली यू शुड नॉट हैव अनडिजायरेबल नेम्स इन शॉर्ट। अगर कंपनी को नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सो यू नो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी स्पाइस प्लस के पार्ट ए के तहत अपना नाम रिजर्व करती है, और ये जो अलॉटेड नाम होता है, दिस नेम इज रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। सही है गलत? पक्का है नहीं? अब देखो, दो नाम आप प्रपोज करते हो। फर्स्ट आप वो नाम लिखोगे जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो, फर्स्ट आपका प्रेफरेंस है। अगर कहीं वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर सेकंड नेम विल बी रिजर्व फॉर यू, और इन्हीं 20 दिनों के अंदर यू हैव टू टेक ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। हाँ या ना? पक्का? नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को आप कैसे गवर्न करोगे, वही लिखा होता है हमारे एओए में। सुनो ना, अगर आप चाहो कि आपके आर्टिकल्स को एंट्रेंच कर सकते हो, यू आर मेकिंग इट मोर स्ट्रिक्टर एज कंपेयर टू द एक्ट। ऐसे तो आर्टिकल्स का अल्टरेशन एसआर पास करके होता है। हम कह रहे हैं एसआर वैसार से मतलब 75% लोगों के कंसेंट से नहीं चलेगा। हम 80%, 90%, 100% लोगों का कंसेंट लेंगे, तो इसी को कहते हैं एंट्रेंचमेंट। क्या कहते हैं? एंट्रेंचमेंट। अगर आप आपकी कंपनी को अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अंडर 2013 एक्ट, ओरिजिनली यू कैन एंट्रेंच योर आर्टिकल्स। बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अपने आर्टिकल्स को एंट्रेंच कर सकती है। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एंट्रेंच कर सकती है, वेरी गुड, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। बट अगर पब्लिक कंपनी एंट्रेंच करना चाहती है तो इट विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यस और नो गाइज? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 5। अब देखो, इसी आर्टिकल्स और मेमोरेंडम से रिलेटेड हमारे डॉक्ट्रिन्स आते हैं। 3 डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ले लेते हैं। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर्स। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब इट इज void ab initio मतलब it is null, it does not have any legal status in the eyes of, yes or no guys? सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो। अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो नल होते हैं, इनका रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल, जहां पे एक साइड पे कह दिया कंपनी के हिसाब से इन्फोर्सेबल नहीं है, बट आउटसाइडर अगर चाहे डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल होल्ड कर सकता है। देखो, अगर ये ट्रांजैक्शन किया नहीं है बट आप करने जा रहे हो, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन स्टे ऑर्डर। यस और नो गाइज? हमने एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची का केस देखा था, सही या गलत? उसमें लिखा था द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बाइंग, सेलिंग, लीजिंग रेलवे वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। This other contracts has to be read in connection with the words that are previously used. आप उस वर्ड को आइसोलेशन में रीड नहीं कर सकते, सही है गलत? तो बेसिकली अदर कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It will include only those types of contracts which are related to mechanical engineering and buying, selling, leasing railway wagons. Yes, no guys. इसीलिए इस कंपनी ने ये जो रिची को फाइनेंस देने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट नल है, अल्ट्रा वायर्स है, void ab initio. सही है गलत? ओके. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है, हे आउटसाइडर, तू एमओए को रीड कर,
तू एओए को भी रीड कर, तू ये भी देख ले कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई हुआ है या कंप्लाई नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो आउटसाइडर के ऊपर ही डाल दी है, और वी हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइड। सब कुछ आउटसाइडर को ही करना है। हे आउटसाइडर एमओए रीड कर ले, हे आउटसाइडर एओए भी रीड कर ले, हे आउटसाइडर तू ये भी देख ले कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। कल जाके अगर कुछ गलत हुआ है ना तो हम जिम्मेदार नहीं है। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। यू हैव प्रोटेक्टेड द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइड। बट कुछ समय बाद रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंड का केस हुआ। अगर कंपनी खुद होके आपके पास चल के आई है तो कंपनी पावर लेके ही आई होगी। देखो अगर कंपनी को अथॉरिटी नहीं मिलती ना तो कंपनी आपके पास आ ही नहीं सकती थी, तो कंपनी आपके पास आ ही नहीं सकती। बट अगर कंपनी आपके पास आई है तो कंपनी पावर लेके ही आई होगी, तो कंपनी पावर लेके ही आई होगी। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टॉक्स अबाउट। ओके, इस रूल में हमने कहा है आउटसाइडर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू रीड एमओए एंड एओए। Hey outsider, it is your responsibility only to read the MOA and the AOA. अगर कंपनी आपके पास चल के आई है तो आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो कि इंटरनल मैनेजमेंट हाँ कंप्लाई करके ही आई होगी। वी हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। वी हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। यस और नो गाइस? बट इसी जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस है। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हार्वर्ड का केस लॉ, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड केस। देखो आपको अगर 1000 पाउंड से ज्यादा की बोरोइंग करनी है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लग रहा था, डायरेक्टर ने खुद ने ही 3500 पाउंड लेंड किए। Director was in a position to know that whatever is happening is beyond the powers and no authority was taken from the shareholders, but फिर भी उसने क्या किया, पैसे दिए कंपनी को। He knew दाल में कुछ काला है, he had the knowledge of irregularity, फिर भी दाल पी रहा है तो पेट तो दुखेगा ही ना। He had the knowledge of irregularity and still he entered into the contract. इसमें गलती कंपनी की नहीं, इसमें गलती हार्वर्ड की है। We will protect the company against the outs। मतलब क्या ये इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन हो गया। सेकेंड इज नेग्लिजेंस। अगर आप नेग्लिजेंटली बिहेव करते हो, मतलब यू आर नॉट इवन अप्लाइंग योर कॉमन सेंस, यू आर बिहेविंग केयरलेसली, then of course we are not going to protect you. Anand Bihari Lal versus Jinshaw. Yes or no guys? यहाँ पे आनंद बिहारी लाल entered into a contract with the accountant to purchase the immovable property of the company. Does an accountant have the power to purchase immovable property? अरे हाँ है ना, इसमें गलती किसकी है, बिहारी लाल की। हाँ मतलब आनंद बिहारी लाल जी की गलती है। ही डिड नॉट अप्लाई हिज कॉमन सेंस एंड ही बिहेव्ड इन अ नेग्लिजेंट मैनर। और तीसरा है फॉर्जरी, रूबेन का केस लॉ। ओके, फॉर्जरी इज द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट, नो कंसेंट। तो इस केस में वी आर प्रोटेक्टिंग द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइड। कल जाके अगर कोई डॉक्यूमेंट में आप मेरी सिग्नेचर फॉर्ज कर लेते हो, ऑब्वियसली बात है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट मेक मी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ केस ऑफ फॉर्जरी, नो कंसेंट, no contract and hence the company was protected against the outsider। तो ऐसे करके हमारे 3 डॉक्ट्रीन्स हो गए। कौन से? डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वंडरफुल। सेक्शन नंबर 6 ये कहता है कि एक्ट है एमओए और एओए, व्हाट इज गोइंग टू ओवरराइड व्हाट? एक्ट इज गोइंग टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। तो जो भी एक्ट में लिखा है वो फिक्स्ड है। हमारे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकते।
whenever you are making your MOA and AOA, they have to be in line with the Companies Act 2013 and of course in line with all the judicial provisions also. Your articles and MOA can never override the Companies Act 2013. So this was section number 6. Ab section number 7 which is relating to incorporation of a company. आज के टाइम में हम स्पाइस प्लस का प्रोसेस फॉलो करते हैं कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. सबसे पहली बात तो देखो, यू अप्लाई टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन फॉर्म नंबर INC 32. फिर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एजाइल प्रो देते हो. ओके, INC 33, INC 34 एंड INC 35. यस और नो गाइस? देखो, आप स्पाइस प्लस के पार्ट ए में आपके नाम को रिजर्व करने के लिए अप्लाई करते हो. पार्ट 2 में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हो. इन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में पहले 3, स्टॉप टॉकिंग, पहले 3 डॉक्यूमेंट्स जो आपको बैठना है तो बैठो, इज्जत से बैठो. पहले 3 डॉक्यूमेंट्स जो है इनका अटेम्प्ट है नवंबर में. थोड़ा सा उस चीज को आप ध्यान में दीजिए. बेचारों के चेहरे देखो आप, ठीक है? हाँ, आप भी ऐसे ही थे, ठीक है? अच्छा ठीक है, इनको डिस्टर्ब मत करो जेन्युइनली प्लीज. चलो सुनो मेरी बात. INC 33, INC 34 and INC 35. E Memorandum of Association, E Articles of Association and Agile Pro. Then you take the particulars of first subscribers, particulars of first director, consent of first directors. अब देखो 2 टाइप के डिक्लेरेशन है. पहला डिक्लेरेशन जो है दैट इज गिवन बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है. और एक डिक्लेरेशन जो है पहले कैटेगरी में CA, CS, CA में एडवोकेट अलोंग विद दैट डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी कि ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद. यस और नो गाइस? और फिर आप देते हो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस. क्या देते हो? एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस. ये सारी चीजें अगर आपने सही से फॉलो की है आपको शगुन के 11 रुपए मिलते हैं. दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन INC 11. सही या गलत? अब जैसे ही INC 11 मिला है क्या सेक्शन 9 आ जाता है. नाउ अ सेपरेट पर्सन हैज बीन बोर्न इन द आईज ऑफ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. टॉप क्लास आ जाता है. सही या गलत? Now a separate person with a perpetual succession, separate from its members, separate from its directors, having perpetual succession, separate legal status वगैरह वगैरह आ जाता है. ये जो incorporation से related documents है, you need to preserve it for a lifetime till its dissolution. इसी certificate of incorporation में 3 चीजों के बारे में लिखा होता है. कंपनी का नाम, कंपनी की जन्मदिन मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट और कंपनी का सिन इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी. एवरी कंपनी हैज इट्स यूनिक 21 अल्फा न्यूमेरिक कोड विच इज इट्स सिन नंबर. हमने हमारे क्लास में इन्फोसिस के सिन को भी एनालाइज किया था. ओके, और आप जानते हो अभी कौन सा अल्फाबेट और कौन सा नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. अब हम उसमें नहीं जा रहे क्योंकि उसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल नहीं पूछता है. अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. जो दिन आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा है वही है वो दिन जिस दिन कंपनी पैदा हो चुकी है. Nobody can challenge the fact that the company has been incorporated on some other day. आपको याद है केस लॉ हुआ था, कौन सा? लुइस वर्सेस, नहीं लुइस का ही है, बराबर है ना? लुइस वर्सेस जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड. करेक्ट कहा है मैंने? लुइस वर्सेस जुबली कॉटन मिल्स. यहाँ पे ROC से गलती से मिस्टेक हो गई थी और ROC ने 6 जनवरी ना लिखते हुए 8 जनवरी ना लिखते हुए 6 जनवरी लिख दिया. जो दिन आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा है, अरे हाँ है ना, वही है वो दिन जिस दिन कंपनी पैदा हो चुकी है. जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस.
जो दिन, वापस से मैं कहना चाहती हूँ सुन लो, जो दिन आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे लिखा हुआ है वही है वो दिन जिस दिन कंपनी पैदा हुई है, जिस दिन कंपनी पैदा. Nobody can challenge the fact that the company has been incorporated on some other day. Getting this or no, my dear friends? Along with that, एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है मतलब कंपनी पैदा हो चुकी है. आप इस फैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते कि कंपनी पैदा नहीं हुई है. आप इस फैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते कि कंपनी पैदा हुई नहीं है. एक केस में ऐसा ही हुआ था, कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद ओनली 2 मेजर बट 5 माइनर मेंबर्स. वैसे तो आरओसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करना नहीं चाहिए था, बट आरओसी ने ये सर्टिफिकेट ग्रांट कर लिया. बट ऐसे केस में बिकॉज द सर्टिफिकेट वॉज ग्रांटेड, नाउ वी विल से दैट द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. You cannot challenge the fact that the company has not been incorporated. Of course, it has been incorporated, but with certain defects. But अब आप इन defects को correct कर लोगे और आप इस कंपनी के existence को challenge नहीं. जैसे कोई child born हुआ है and he is physically handicapped. Just because he is physically challenged, क्या आप ये कह दो कि बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है? कंपनी पैदा हो चुकी है but with certain defects. अब आप क्या करोगे? इन्हीं डिफेक्ट्स को करेक्ट कर लोगे. अरे सही है गलत? बट अगर आपके एमओए में कुछ इलीगल ऑब्जेक्ट्स लिखे और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट हो गया है तो फिर आप लीगली ये इलीगल ऑब्जेक्ट्स कैरी आउट नहीं कर सकते. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ओनली अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी हैज बीन बोर्न and the company has been born on that day which is written in its certificate of incorporation. आप ये नहीं बोल सकते हो कि कंपनी पैदा नहीं हुई है. कंपनी पैदा हो चुकी है. कंपनी पैदा हो चुकी है. yes or no guys? पक्का? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 8 तो हो गया ना और 9 भी हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो जैसे ही कंपनी पैदा होती है टॉप क्लास हो जाता है. टी इज फॉर, ओ इज फॉर, पी इज फॉर, सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, एस फॉर शेयर कैपिटल. Very good. Now section number 10, effect of memorandum and effect of articles of association. देखो, MOA and AOA is like a contract. Contract between members and the company. Members and the company. अगर ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, is the company bound towards the members? And are the members also bound towards the company? तो अगर मेरे आर्टिकल्स में लिखा है अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30 दिनों में डिविडेंड आपको मिल जाएगा. अगर 30 दिनों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, क्या मेंबर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? बिकॉज द कंपनी इज बाउंड टुवर्ड्स द मेंबर्स थ्रू दिस आर्टिकल्स. अगर आर्टिकल्स में लिखा है कंपनी ने अगर शेयर्स पे कॉल किया है तो 15 दिनों के अंदर ये कॉल अमाउंट आप डिपॉजिट कर दो. आपने नहीं डिपॉजिट किया 15 दिनों के अंदर, क्या कंपनी स्यू कर सकती है आपको? Through this contract, because MOA and AOA are like contracts between the company and the. और आप privity of contract का रूल तो जानते हो, हाँ या ना? तो third party cannot file a case upon it if it's a contract between the members and the company. Outsider will not be bound. अरे हाँ या ना? एली का केस तो याद कीजिए. एली जो था पॉजिटिव लाइफ अश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी केस, वो एक आउटसाइडर था. सॉलिसिटर विल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एमओए एंड. बट अगर आपने आपके अपॉइंटमेंट के वक्त सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, साबी का केस, पोर्ट डार्विन गोल्ड माइनिंग कंपनी केस, सैबी जब डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ था उसने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जिसमें लिखा था आई एम एलिजिबल फॉर रेम्यूनरेशन कंपनी, और कंपनी ने हाँ बोला. तो अब कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए उसके लिए आप आर्टिकल्स को रिफर कर सकते हो, क्योंकि रेम्यूनरेशन मिलने का अधिकार हमें सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से मिला है.
अरे हाँ है ना. सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 10. बीच में आता है एक सेक्शन नंबर 10A. अमन कुमार प्लीज ध्यान दीजिए. सिर्फ स्माइलीज ही भेज रहा है अमन कुमार. ये देखो, कभी स्टार, कभी दिल, कभी डेविल, कभी एंजल. हाँ ओके. अरे हाय मानस. मानस याद है आपको? मानस माहेश्वरी. ओके. आज कुछ नहीं लिखा उसने. मानस मैं मैसेज के लिए वेट कर रही थी आपके. अभी बेचारे को करना पड़ेगा. मैम का प्रेशर है भी. चलो सेक्शन. सुधरे नहीं बाकी आप लोग, वैसे ही हो जैसे थे. फिर बोल रहे तो दिस इज नॉट अ प्राउड फीलिंग. एक सेक्शन 10 का देख रही हूं मैं. वो जो चार्ट आपकी क्लास में बनाया था ना, 10 है सॉरी. दिख रहा है क्या कहीं? आई जस्ट चेक सेक्शन नंबर 10 है, नहीं तो मैं ऐसे ही रिवाइज करा लेती हूँ. हाँ मैंने कहीं तो लिखवाया था मुझे भी, बट याद नहीं आ रहा है कहाँ लिखा. ये रहा देखो. ओके. अरे अरे अरे. सेक्शन 10A. सुनो मेरी बात. ओके. आ गया मानस का मैसेज. क्या बोलेगा आपको नहीं पता? ओके चलो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात. सेक्शन 10A कहता है every company which is having share capital, these companies can commence their business only after they do two things. One, they have to file a declaration with the ROC. क्या डिक्लेरेशन? कि कंपनी के जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको शेयर्स अलॉट हुए हैं और उन्होंने कंपनी के पास पैसा दे दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को उनका पैसा मिल चुका है. ठीक है क्या? और ये डिक्लेरेशन आपको देना है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 20A. Along with that, you also have to file a declaration relating to the verification of your company's registered office within a period of 30 days. That is 30 days obviously from incorporation in form number INC 22. ये दोनों चीजें करने के बाद ही आप क्या कर पाओगे? या तो आपके बिजनेस को कमेंस कर पाओगे या तो आप बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज कर पाओगे. सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट कमेंसमेंट, इट इज अबाउट बोथ बोरोइंग एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो अगर कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करना चाहती है, वन, इट नीड्स टू गिव अ डिक्लेरेशन कि सारे सब्सक्राइबर्स को शेयर्स अलॉट हो गए और उन्होंने उनका पैसा दे दिया है. एंड अलॉन्ग विद दैट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ROC के पास वेरीफाई हो चुका है. इसका फॉर्म नंबर है 20A और इसका फॉर्म नंबर है INC 22. ये दोनों फॉर्म्स ये 180 डेज में फाइल करना पड़ता है और ये 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दोनों चीजें होने के बाद ही कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर पाएगी और बोरोइंग पावर को एक्सरसाइज कर पाएगी. दैट इज सेक्शन नंबर 10A. देयर इज नो सेक्शन नंबर 11 अंडर द एक्ट. ओके, इट्स बीन डिलीटेड. तो हम लोग जा रहे हैं टू सेक्शन नंबर 12, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. शिवराज एक मिनट इधर आना. देखो, एवरी कंपनी should have its registered office within a period of 30 days from its incorporation. सिर्फ ऑफिस ही नहीं, it should also verify
चलो आ जाइए, सब कर लेती हूँ बेटा आपके लिए, खाना खिला देती हूँ आपको। एग्जाम भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हो, ले रहे हो? बिग जोक। चलो आ जाओ आप लोग यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब इतना झूठ बोला है कि सच भी नहीं लग रहा है वो। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. So both things have to happen within a period of 30 days of its incorporation. देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज ये सेक्शन नंबर 12 में बताई गई है। पहली बात तो मुझे बताओ, कंपनी के एमओए के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में आप क्या लिखते हो? ओनली द स्टेट। बट ऐसा हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है, बट नॉट आउटसाइड द स्टेट, इट इज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, टाउन और विलेज। कुछ याद आ रहा है? इट इज आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट। और एक चीज पॉसिबल है इन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, क्या? आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट, बट आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है। आप समझने की कोशिश करो, ये तीनों केस में आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, बट एमओए अल्टर नहीं हो रहा है। एमओए के अल्टरेशन के बारे में 13 में लिखा गया है, सही या गलत? तो जब आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे शिफ्ट करते हो तब तो 13 अट्रैक्ट होगा। बट इट मे हैपन आई एम चेंजिंग माई रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम पुणे कैंप टू पुणे एफसी रोड। इज माई स्टेट चेंजिंग? फॉरगेट अबाउट स्टेट, माई डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। तो 13 अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। 12 में इसके बारे में लिखा हुआ है। हो सकता है मैं गुजरात के राजकोट से गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट हो रही हूँ, क्या मेरा स्टेट चेंज हो रहा है? बट मेरी सिटी चेंज हो रही है, बट मेरा स्टेट वही है। केस नंबर 2, तब भी 13 अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, हम 12 पे ही रह जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ, तो अब मेरी सिटी चेंज हो रही है, मेरा स्टेट वही है, बट यहां पे एडिशनल चीज हो रही है, मेरा आरओसी का जूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है। तो 13 में भी नहीं लिखा होगा, लिखा होगा पुणे टू मुंबई। क्यों नहीं लिखा होगा? पुणे भी महाराष्ट्र, मुंबई भी महाराष्ट्र, स्टेट चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पे आपको कुछ तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन नंबर, नहीं आए बात समझ में? तो क्या कहता है? सबसे पहली बात तो इफ यू आर विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज, बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाए, आपको एसआर भी पास करने की जरूरत नहीं। बट इफ यू आर गोइंग आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट, यू आर गोइंग आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट, my dear friends, you will need to pass a special resolution MGT 14 to be filed with the ROC within a period of 30 days. Outside city within the same state, ROC का jurisdiction change हो रहा है, you need to take the approval of the regional director. Okay, रीजनल डायरेक्टर जैसे ही आपने एप्लीकेशन दिया, हाँ या ना 30 दिनों के अंदर बोलता है। जैसे ही आपको हाँ या ना का जवाब आता है, यू गेट अ आरडी का अप्रूवल। यही आरडी का अप्रूवल आप आरओसी के पास फाइल करते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, और आरओसी जो है इसी को कंफर्म करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यहाँ पे भी एसआर पास करना पड़ेगा। MGT 14 आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर फाइल होता है, तो 30, 60, 30। और आउटसाइड द स्टेट के बारे में तो सेक्शन 13 में लिखा गया है। बाकी ये केस 1, 2, 3 इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 12। ओके, तो आ जाइए सेक्शन नंबर 13 पे। सेक्शन 13
अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जनरल पॉइंट कहता है एमओए का जब कभी भी अल्ट्रेशन होता है, दिस अल्ट्रेशन हैपेंस बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। दिस अल्ट्रेशन हैपेंस बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट देखो अभी एक एक क्लॉज को हम देखेंगे और बाकी सेक्शंस को भी कंबाइन करने वाले हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। अगर कंपनी चाहे क्या वॉलंटरीली अपना नाम चेंज कर सकती है? अरे हाँ या ना? अगर कंपनी ने वॉलंटरीली अपना नाम चेंज किया है, अगर कंपनी ने वॉलंटरीली अपना नाम चेंज किया, वॉलंटरीली स्यू मोटो खुद होके, इट विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म नंबर MGT 14/2B5 विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30। बट यहाँ पे भी आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा। CG का अप्रूवल लेना कंपलसरी। इसी के साथ साथ मैंने सेक्शन नंबर 16 भी पढ़ाया था। देखो इस बार के RTP में सेक्शन 16 का अमेंडमेंट बताया गया है, बट इट इज नॉट एन अमेंडमेंट फॉर ऑल, इट वाज एन अमेंडमेंट नोटिफाइड लॉन्ग टाइम बैक। आई डोंट नो व्हाई RTP में वापस से ये अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की गई है। मेरे क्लास में भी ऑलरेडी ये पढ़ा के हो चुका था कि अगर आपके कंपनी का नाम, सेक्शन नंबर 16, क्योंकि हम नाम के चेंज के बारे में बात करें ना, रेक्टिफाई करना मतलब आपकी गलती को सुधारना। गलती से आपको ऐसा नाम अलॉट हो गया है जो किसी और कंपनी के नाम से सिमिलर है या किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तब देखो CG आपको नोटिस दे सकता है टू गेट योर नेम चेंज्ड, and you have to follow all the process to get your name changed within a period of 3 months. 3 months within a period of 3 months। और रेजोल्यूशन जो है इस केस में वेरी गुड इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। भले ही सब्जेक्ट जो है बिजनेस जो है स्पेशल है, बट रेजोल्यूशन कैसा है? ऑर्डिनरी। यू नीड टू कंप्लाई द डायरेक्शंस ऑफ द CG विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। बट अगर आपके कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है, लक्स लिमिटेड, ऐसा एग्जांपल दिया था मैंने, HUL, तो HUL कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लक्स लिमिटेड, आई कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन द नेम ऑफ लक्स लिमिटेड। और अगर ROC से गलती हो गई और उसने मुझे लक्स लिमिटेड का नाम जो है वो ग्रांट कर दिया, ये जो प्रोप्राइटर है इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, वो 3 सालों के अंदर CG को बता सकता है कि हे CG देखो ऐसा नाम ग्रांट हुआ है जो अनडिजायरेबल है यार, मेरे ट्रेडमार्क से वो मैच कर रहा है। अब CG आप कंपनी को नोटिस दो कि ये कंपनी अपना नाम चेंज कर ले, तो तब CG आपको नोटिस देगा और 3 महीनों के अंदर यू हैव टू गेट योर नेम चेंज्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। और इस प्रोसेस में रेजोल्यूशन जो होगा विल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो RTP में अमेंडमेंट दिया है कि पहले 6 मंथ्स था वो 3 मंथ्स हो गया, बट मैंने तो आपको 3 महीने ही पढ़ाया है। चाहे आपके कंपनी का नाम दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है या चाहे आपके कंपनी का नाम दूसरे कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर, जैसे ही आपको CG का नोटिस आया है, CG के नोटिस के 3 महीनों के अंदर यू नीड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड गेट योर कंपनीज नेम चेंज। यहाँ पे जब रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हो रहा है, रेजोल्यूशन लगता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट R है, तो R का केस 1, 2, 3 तो अभी हमने 12 में डिस्कस कर लिया। R बट एक ही केस में MOA अल्टर्ड होता है व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। केस नंबर 4 रेजोल्यूशन कौन सा होगा? स्पेशल। यहाँ पे CG का अप्रूवल लगता है। देखो CG ने RD को ये पावर डेलीगेट किया है, वो अलग बात है, याद नहीं आया क्या लिखोगे? CG का अप्रूवल लगता है। CG आपको हाँ या ना 60 दिनों में 60 डेज के अंदर बोलेगा। एडिशनली यू ऑल्सो रिक्वायर टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल योर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अगर आपका कंसेंट नहीं देते हो, ट्राई टू कन्विंस देम। कन्विंस नहीं हो रहे, सिक्योरिटी दे के कन्विंस देने की कोशिश करो, वो भी नहीं हो रहा है तो पे देम ऑफ। यहाँ पे आपका MOA अल्टर हो रहा है, हो सकता है नहीं, हो ही रहा है, हाँ या ना? N हो गया, R हो गया। लाइबिलिटी क्लॉज तभी अल्टर हो सकता है जब आपकी कंपनी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रही है, अदरवाइज लाइबिलिटी क्लॉज कैन नेवर बी अल्टर्ड। तो अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, आई वॉन्ट टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तब मेरा लाइबिलिटी क्लॉज अल्टर होगा। हो सकता है मेरी गारंटी कंपनी है, आई एम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन अनलिमिटेड कंपनी,
I can do it, but that will only happen if my type of the company is changing, because of which my liability clause is also altering. अगर मेरी कंपनी गारंटी कंपनी है, मैंने कहा है गारंटी अमाउंट 500 रुपए है, वो 500 का 5000, 15,000, 20,000 कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है. नहीं आई बात समझ में? Alteration of liability clause is only possible if your type of company is changing. नहीं तो फिर तो क्या 500 रुपए बोल के आप मेंबर्स को बुला लोगे और बाद में 500 का 5,000 कर दोगे. ऐसी चीज एक्सेप्टेबल है क्या? ऐसी चीज एक्सेप्टेबल नहीं. NRL हो गया. O पे आ जाओ. कंपनी के अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर कर सकती है. रेजोल्यूशन कौन सा होगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा. देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को जो आप एग्जिट करने का ऑप्शन देते हो, ओके, उसके साथ साथ आप 2 न्यूज़पेपर में भी ये जो खबर है वो छपा देते हो, 1 इंग्लिश और 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर. C इज फॉर कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज को भी अल्टर किया जा सकता है. कौन से केसेस में? 61 में 5 केसेस बताए गए हैं जिसके वजह से आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है. इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, डिमिनिशन ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, subdivision, conversion of share into stock or stock into share. Yes or no guys? फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जिंदगी भर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ही रहते हैं. ओके, तो ऐसे करके 13 और 16 भी हमारा हो गया. अब जाते हैं 14 और 15 पे. 14 टॉक्स अबाउट अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ. कैसे अल्टर करोगे आर्टिकल्स? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. फॉर्म नंबर MGT4 टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. जब कभी भी आर्टिकल्स को अल्टर करते हो, मेक इट श्योर आर्टिकल्स डू नॉट ओवरराइड MOA. Articles do not override Companies Act. Articles do not override the judicial provision. Articles are not unlawful in nature. अरे हाँ या ना? ऐसा भी हो सकता है आपके आर्टिकल्स अल्टर हो रहे हैं बिकॉज योर प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी और योर पब्लिक कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ. बिकॉज प्राइवेट कंपनी, यस, कैसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स में लिखा होता है LRP. LRP को अगर आप हटाते हो, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ पब्लिक कंपनी. और अगर आप LRP को ऐड करते हो तो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी. तो आर्टिकल्स तो अल्टर होते हैं ना. याद रखना, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है बाय एडिंग LRP, दिस इज ओनली पॉसिबल आफ्टर फर्स्ट taking the prior approval of the NCLT. Yes or no guys? NCLT, National Company Law Tribunal. पहले था, पहले क्या था? हाँ, पहले ट्रिब्यूनल था और अब हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो CG का प्रायर अप्रूवल लोगे, उसी के बाद आपकी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है. नहीं तो फिर ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. हाँ या ना? तो फिर अगर हाँ बोल दिया, करो ना आर्टिकल्स को अल्टर. LRP ऐड करो, आपका नाम चेंज करो, उसमें प्राइवेट लिमिटेड ऐड कर दो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी आपके कंपनी का नाम चेंज करो, बाकी प्रोसीजर विल फॉलो. बट प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो पेंडिंग केसेस NCLT के पास थे वो NCLT ही कंप्लीट करेगी. आज के टाइम पे हमने NCLT से ये पावर स्विच कर दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आज के दिन पे किसके पास जाना है? CG के पास. किसके पास जाना है? वंडरफुल. जैसे ही MOA या AOA अल्टर कर दिया, सेक्शन 15 करता, हर कॉपी को आपको अपडेट करना पड़ेगा. कल जाके अगर कोई भी मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कोई भी बंदा MOA AOA मांगता है, आप पुरानी कॉपी नहीं दोगे, ये अल्टर्ड कॉपी को आपको देना पड़ेगा. हाँ या ना? 16 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका. हाँ या ना? रेक्टिफिकेशन ऑफ द कंपनीज नेम. 17 कहता है, 17 कॉपीज ऑफ MOA एंड AOA एंड अदर डॉक्यूमेंट. कोई भी मेंबर कंपनी के पास गया है और उसने रिक्वेस्ट किया मुझे MOA AOA दीजिए, कंपनी की जिम्मेदारी होगी 7 डेज के अंदर ये डॉक्यूमेंट वो उस मेंबर को दे दे. हाँ या ना? अगर नहीं हुआ तो एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट 1000 रुपीज का फॉल्ट है, मैक्सिमम अप टू 1 लाख.
सेक्शन नंबर 18, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कोई भी कंपनी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकती है बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएट। तो क्या मेरी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? बताओगे क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के? कैसे? LRP को आर्टिकल्स में से हटा दो, मतलब क्या मेरे आर्टिकल्स चेंज हो गए? मुझे क्या SR पास करना पड़ेगा? MGT 14 क्या ROC के पास फाइल करना पड़ेगा? क्या नाम चेंज करना पड़ेगा? नाम में से प्राइवेट क्या हटा दूंगी? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मेरा लेटर हेड, तो बताओ कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर क्या अपने कंपनी का नाम चेंज कर लूंगी? मेंबर्स को कम से कम 7 तक इंक्रीज, डायरेक्टर्स को कम से कम 3 तक इंक्रीज करना पड़ेगा। नाम चेंज हुआ है मतलब क्या MOA भी चेंज हुआ है? पक्का? तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट इनटू पब्लिक। क्या पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो? एक चीज एडिशनल है, CG का प्रायर अप्रूवल, then passing of special resolution MGT 14 to be filed with the ROC within a period of along with that my dear friends आपको क्या करना पड़ेगा? आपके नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे अप टू 200। नाम को चेंज करना पड़ेगा, प्राइवेट शब्द को ऐड करना पड़ेगा, सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, लेटर हेड्स, कॉमन सील में भी कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा और डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों भी केसेस में 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। यस और नो गाइस? लास्ट 4 सेक्शंस, देन चैप्टर 2 कम्स टू एन एंड एंड देन वी विल टेक अ शॉर्ट 10 minutes का ब्रेक एंड देन वी विल गो टू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। बहुत आगे जाना है, 72 तक हमें जाना है। ओके चलो, ये तो क्या है यार, बहुत अच्छा सेक्शन है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 19, subsidiary company cannot hold a share in the holding company, but इस जनरल रूल के 3 exceptions है। You are holding the shares as a legal representative of a deceased member of the holding company. You are holding the shares as a trustee and you held the shares of the holding company even before you became its subsidiary company. क्या बात है यार, इम्प्रेस, वेरी गुड, मजा। सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ। सबसे पहली बात, अगर आपको डॉक्यूमेंट सर्व करना है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर मेंबर को, ROC को, कंपनी को डॉक्यूमेंट देना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, बहुत ही वेले हो ROC मतलब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके आप उसको दे दीजिए, लीविंग इट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या कंपनी भी मेंबर्स को डॉक्यूमेंट सर्व करता है, ROC को डॉक्यूमेंट सबमिट करता है? तो ये पॉसिबल है बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, देन डिलीवरिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ना, मेंबर चाहता है कि कोई पर्टिकुलर मोड से ही उसको डॉक्यूमेंट सर्व हो, क्या वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है? और जितनी फीस है वो फीस उसको कंपनी के पास डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तब ऐसे केस में सपोज से फॉर एग्जांपल दादाजी हैं, उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बट दादाजी ईमेल वीमेल को चेक नहीं करते हैं, सादा सा फोन है उनके पास, कुछ ऐसे इतने इंटरनेट को इस्तेमाल करते नहीं है, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स में फॉलो करते, तो क्या दादाजी इन्फोसिस लिमिटेड को रिक्वेस्ट कर सकता है, इन्फोसिस लिमिटेड मुझे आप ईमेल मत भेजिए नोटिस का, आई वांट प्रॉपर चिट्ठी, तो जो भी आपका पोस्ट का खर्चा है मैं आपको दे देता हूं, बट मुझे हर नोटिस आप चिट्ठी के द्वारा ही भेज दीजिए। आई एम स्टिल ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉलोइंग दोज ट्रेडिशनल मेथड्स। मैं लेटर बॉक्स ओपन करूंगा, चिट्ठी को देखूंगा, फिर कैलेंडर में नोट करूंगा, तो मेरे को वैसा ही चाहिए, मेरे को ईमेल वगैरह नहीं चाहिए। तो प्रिस्क्राइब फीस देके क्या मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर मोड से ही लेटर्स को भेजने के लिए? यस। तब कंपनी फिर ईमेल नहीं भेजेगी, दादाजी को क्या करेगी, चिट्ठी के द्वारा ही नोटिस, चिंटी नहीं चिंटी नहीं, चिट्ठी के द्वारा नोटिस भेजेगी। दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो सुनो, कंपनी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल?
अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो डॉक्यूमेंट्स को साइन कर नहीं सकती है, इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय समवन. Who is this someone? This someone is the key managerial person or any officer or employee of the company. तो अगर कंपनी के पास की मैनेजर पर्सन है, क्या बात है? की मैनेजर पर्सन इज सीईओ और सीएफओ, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर, या तो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी. अगर कंपनी का कोई भी की मैनेजर पर्सन नहीं है, यू कैन अपॉइंट सच एन ऑफिसर or an employee who has been authorized by the board to sign those requisite documents. Okay? अरे हाँ है ना? And then company negotiable instruments जैसे कि bills of exchange, promissory notes, checks, हाँ हुंडी एक्सेप्ट कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, साइन कर सकती है, ड्रॉ कर सकती है. तो कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को? सुनो नहीं, देखो सबसे पहली बात तो, एक मिनट, अरे मेरे को बोलने दोगे क्या आप लोग? सुनो मेरी बात, मैं अब कुछ बोलूं क्या? बोलने दो मेरे को. सेक्शन नंबर 22 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है. सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बात करता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, ये कंपनी ड्रॉ कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, एंडोर्स भी कर सकती है. दिस थिंग विल बी डन बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द कंपनी. दिस ऑथोरिटी कैन ईदर बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड. बट सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर कंपनी का कोई डीड है, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, गिफ्ट डीड, ऐसे डीड्स को अगर कंपनी एग्जीक्यूट करना चाहती है, दीज डीड्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी हैज अ कॉमन सील. बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो ये डीड्स का एग्जीक्यूशन इज डन बाय 2 डायरेक्टर्स. बट सी, इफ यू हैव अ कंपनी सेक्रेटरी, it will be executed by 1 director along with the company secretary. आप समझने की कोशिश करो. 21 talks about contracts and 22 subsection 2 talks about deeds. There is a negotiable instrument subsection 1 है and subsection 2 talks about deeds. Try to understand one difference between a contract and a deed. सुनो मेरी बात, don't talk हिमांशु. 21 में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एग्जीक्यूट करने हैं, की मैनेजर पर्सन करता है या ऐसा कोई बंदा करता है हु इज बीन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर्स. डीड में ना ऑफर, एक्सेप्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती है. जैसे कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं हुआ एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ. यहां पे मिलके ही हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड. दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप. सो बेसिकली म्यूचुअली दे हैव अग्रीड. म्यूचुअल अग्रीमेंट जहां पे भी होता है ना, दैट्स अ डीड. तो अब देखो, डीड का अगर ऑथेंटिकेशन करना है, कोई भी डीड हो सकता है, इंस्टीट्यूट ने आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया कि मिस्टर ए बी अलोंग विथ सी लिमिटेड वांट्स टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप डीड. डीड आएगा 22 के सबसेक्शन 2 में. डीड आएगा सेक्शन 22 सबसेक्शन. तो ये डीड कौन साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे? एक तो कॉमन सील लगा दो. ओके, अब कॉमन सील भी, सुनो ना मेरी बात, कंपनी तो खुद कॉमन सील नहीं लगा सकती है. लगा सकती है क्या? कॉमन सील के लिए भी यू हैव टू ऑथराइज अ पर्टिकुलर पर्सन, यूजुअली एन अटॉर्नी, अ लॉयर. ओके, बट सुनो मेरी बात, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, 2 डायरेक्टर्स. बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी अलोंग विथ 1 डायरेक्टर विल साइन दैट पार्टनरशिप डीड. अब मैं वापस से बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे को बताने दो.
ओके क्योंकि क्लास में बहुत लाइटली अपने ये सेक्शंस लेते हैं, आपको लगा बस मेमोरेंडम आर्टिकल अल्ट्रेशन हो गया मतलब ये खत्म चैप्टर, फिर एंड में आपने ऐसा किया था। तो सुन लो मेरी बात, 21 बात करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बिहाफ पे, उसका की मैनेजरल पर्सन या ऐसा कोई ऑफिसर या ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसको डायरेक्टर्स ने डेलीगेट किया है पावर, वो साइन करेंगे तो माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। 22 का सबसेक्शन 1 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको कंपनी ड्रॉ कर सकती है, एंडोर्स कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। दिस इज डन बाय अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू दैट। दिस ऑथोरिटी में ईदर बी एक्सप्रेस और इट में ऑल्सो बी इम्प्लाइड। बट अगर कंपनी को कोई डीड एंटर करना है, सो दिस डीड will be authorized by the company's common seal if company has any। और अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है then it will be signed by 2 directors। और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर along with the company secretary। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या क्या वो डीड है या क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज 21, 22 सबसेक्शन 1, 22 सबसेक्शन 2। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डीड्स और यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई 21 और 22 का सबसेक्शन 1 और 22 का सबसेक्शन 2। बच्चे सिर्फ यही याद रखते हैं कॉमन सील है तो कॉमन सील नहीं है तो ऐसे केस में 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर, अगर कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी सेक्रेटरी विद 1 डायरेक्ट। अरे बट किसके लिए वो देखो ना, that is only for executing deeds on behalf of the company। Yes or no guys? So this is all about revision of chapter number 2। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे and then we'll meet at 12:30 and we'll continue with revision of chapter number 3 and chapter number